हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में, जिसके अंदर हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन अ हॉलो स्फीयर और अ सॉलिड स्फीयर। जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि कैसे ग्रेविटेशनल फील्ड वर्क करती है अलग अलग मासेस के लिए, और साथ ही मैं आपके लिए लाया हूं क्वेश्चंस जिसको हम सॉल्व करेंगे। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, और ये क्वेश्चन बहुत ही अमेजिंग है जिसकी मदद से आप लगभग आपका बहुत सारी चीजों को डाउट्स क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। हमारा जो आज का टॉपिक है, उस फर्स्ट टॉपिक के अंदर हमसे कहा गया है कि हमारे पास एक हॉलोस्फीयर है। अच्छा, हॉलोस्फीयर का मतलब यहाँ पर ये है कि जो हमारे पास जो गोला है, स्फीयर है, वो मासलेस है, यानी कि उसके अंदर मास नहीं है। ओके, यानी कि यहाँ पर मास सिर्फ सरफेस पर है। इसको समझने के लिए आप एक गेंद ले सकते हैं। ये गेंद अंदर से खाली होती है और मास सिर्फ सरफेस पे होता है। ठीक है, चलो अगर इस मान लेते हैं कि ये जो स्फीयर है इसकी रेडियस है कैपिटल आर। ठीक है भाई, इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, कैपिटल आर हो जाएगी। यहां पर एक कुछ पॉइंट है, इस पॉइंट की मान लेते हैं डिस्टेंस है कहां, आर है। अच्छा, इस पॉइंट पी, इसको पी मान लेते हैं। ठीक है, हमसे पहला जो आएगा वो आएगा ग्रेविटेशनल फील्ड आउटसाइड द स्फीयर। ओके, गोले के बाहर गुरुत्वीय क्षेत्र। अच्छा, गोले के बाहर गुरुत्वीय क्षेत्र, तो गोले के बाहर गुरुत्वीय क्षेत्र हम जानते हैं कि भाई गोले के बाहर का, यानी कि जो इलेक्ट्रिक सॉरी हमारा जो ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला होता है E=gm/r² होता है। ओके, गोले के बाहर बोला तो गोले के बाहर हमारा पॉइंट क्या है, P है। तो यहां पर देखिए इसकी डिस्टेंस कितनी है, R है। तो हमारा जो E आउटसाइड जो हो जाएगा वो हो जाएगा gm/r²। ठीक है भाई, वहीं अगर हमसे कहे सतह पर, यानी कि सतह पर यानी सरफेस पर, तो सरफेस पर हमारी जो ग्रेविटेशनल फील्ड हो जाएगी वो हो जाएगी gm/r², कैपिटल R², क्योंकि इसकी डिस्टेंस सिर्फ हमारा सरफेस यही है और इस सरफेस की हमारे पास डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल R है। ओके, और तीसरा हमारे पास आएगा इनसाइड, अंदर की तरफ, अंदर यहां बोलेंगे हम इनसाइड। ओके, तो E इनसाइड होगा मेरा 0। चलो, E इनसाइड मेरा 0 क्यों होगा, जरा ढंग से समझिएगा। ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ग्रेविटी हमेशा मास पे लगती है। अंदर तो कोई मास है ही नहीं, जब मास ही नहीं है तो ग्रेविटेशनल फील्ड कहां से आ जाएगी। तो इसलिए आपको याद रखना है कि एक हॉलो स्फीयर या फिर कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन हमारे सामने आ जाए जिसके अंदर हमसे ये कहा जाए कि इसका क्या निकालो, मास सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड निकालो, तो देखो वहां पर मास गिवन है या नहीं है। अगर मास नहीं गिवन है, दैट्स मीन वो हमारा क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है। समझ आया आपको? तो ये तीन चीजें हमसे पूछता है, अक्सर ये क्वेश्चंस काफी आते हैं हमारे सामने। तो ये चीजें हॉलो स्फीयर के लिए। अब हम डिस्कस करने वाले हैं सॉलिड स्फीयर के लिए। चलो, ये काफी आसान था, इसको ज्यादा देखने की भी जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। अब हम बात करते हैं सॉलिड, यानी कि ठोस। चलो देखते हैं सॉलिड ठोस का क्या मतलब होता है। देखिए, दो केसेस तो सेम होंगे। यहां पर हमारे पास यहाँ पर एक स्फीयर होगा, लेकिन इस बार ये स्फीयर के अंदर भी क्या है, मास है, यानी कि स्फीयर पूरा भरा हुआ है एक लड्डू की तरह। ठीक है, लड्डू अंदर से फिलअप होता है, तो आप इसको ढंग से देखिए, यानी कि इसके अंदर क्या है, मास भरा हुआ पड़ा है, ये चीज फिक्स। यहाँ पर कोई पी, ये सॉरी इसकी डिस्टेंस हम आर ले लेते हैं, इसकी सरफेस तक की इसकी जो डिस्टेंस है यानी कि रेडियस है वो आर है। बाहर एक पॉइंट पी है, उसकी डिस्टेंस आर है। ठीक है, तो यहाँ पर दो केसेस तो मेरे लिए सेम टू सेम रहेंगे, ई आउटसाइड और ई सरफेस। तो ई आउटसाइड तो मेरा होगा gm/r², और ई सरफेस तो मेरा कितना हो जाएगा, gm/R²। ये दो तो आप समझ गए होंगे क्या हो रहा है, क्योंकि दोनों के लिए तो सेम ही है। मेन यहां पर जो मैटर क्रिएट होगा वो हमारा इनसाइड के लिए होगा, क्योंकि मैंने कहा था कि ग्रेविटेशनल फील्ड वहीं पर वर्क करती है जहां पर मास होता है, और इस बार मास हमारे पास इनसाइड में है। तो जरा इसको समझने के लिए हम इस डायग्राम को हटाते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए। हम क्या कर रहे हैं, हम यहां पर ले रहे हैं कि भाई एक मास है, मैं इस मास का एक छोटा सा पीस ले रहा हूं, अंदर वाला। ठीक है, यहां तक तो मेरी डिस्टेंस आर है, ये बात तो फिक्स है। यहां से लेके यहां तक की मैं डिस्टेंस ले रहा हूं स्मॉल आर, स्मॉल आर ले रहा हूं, ये एक अलग केस बना रहा हूं। और ये मेरे पास ये पूरा मास है। चलो ठीक है,
तो मैं क्या कर रहा हूं, अब यहां पर सारी चीज निकालूंगा और इस मास को मैं मानूंगा m डैश। मैं इस मास को क्या मानूंगा, m डैश। ओके, तो अब अगर मैं इनसाइड में निकालूं तो मेरा आएगा g m डैश अपॉन r स्क्वायर। लेकिन एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है साहब? दिक्कत यह है कि ये m डैश मास सिर्फ एक छोटा सा मास है, मतलब हमने पूरे मास को ना लेकर मास का एक बहुत छोटा हिस्सा लिया है। तो ये जो इनसाइड है ये सिर्फ छोटे से मास को बता रहा है, लेकिन हमें तो पूरे मास का चाहिए। अंदर जितना मास भरा पड़ा उसके पूरे मास पे कितनी ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट हो रही है वो पूरा हमें चाहिए। तो पूरा चाहिए तो इसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो आप और मैं दोनों जानते हैं हमारा जो रो होता है वो होता है मास इंटू वॉल्यूम। तो हमारा मास हो जाएगा रो बाय वॉल्यूम। रो बाय वी होगा, बिल्कुल सर, रो बाय वी होगा, बिल्कुल आपने सही बोला। ठीक है, तो अब इस चीज को जरा ढंग से समझिएगा, इस चीज को सारा ढंग से समझिएगा। जो हमारा एम डैश है वो हम कैसे निकालेंगे। तो मेरा जो एम डैश आएगा वो आएगा, सबसे पहले मैं मेरा एम डैश ही कैलकुलेट करता हूं। ओके, हाँ, ओके, ठीक है, यहां पर हम अपना एम डैश ही कैलकुलेट करेंगे। ओके, चलो, और यहां हम वॉल्यूम भी वी डैश लेंगे, ये याद रखिए। तो मेरा जो रो तो रो ही रहेगा और मेरा जो वॉल्यूम होगा वो होगा 4/3 पाई आर क्यूब। मेरे पास ये कितना आएगा, रो बाय 4/3 पाई आर क्यूब। ये मेरे पास एम डैश की वैल्यू यहां पर आई है। ठीक है, चलो, सॉरी, ये मुझसे एक छोटी सी गलती होगी। एक्चुअल में ये फॉर्मूला ये होगा एम डैश इक्वल्स टू रो इनटू वी डैश। सॉरी, वो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, डेंसिटी याद रखिएगा, डेंसिटी इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। मैं थोड़ा उल्टा लिख दिया मैंने। ओके, आपको डेंसिटी पता होगी, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो उसको उठा के यहां रखते हैं। तो रो वी डैश की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि इसका वॉल्यूम ले रहा हूं मैं, तो इसका वॉल्यूम मैंने वी डैश लिया। चलो, बात खत्म हो, इसका वॉल्यूम सर आपने वी डैश लिया, इसकी बात खत्म होगी। चलो, इसको उठा के यहां रखते हैं। तो जी रो 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर, ये इससे ये कैंसल, तो मेरे पास बचा जी रो 4/3 पाई, ये बचा। अब हमारे पास ये बचा, लेकिन ये कोई सस्टेनेबल आंसर मेरे पास नहीं है, क्योंकि इस आंसर के अंदर बहुत सी मिस्टेक्स हो सकती है। मैं अगर कोई जनरल क्वेश्चन मुझसे कहे जिसके अंदर डेंसिटी दे रखी हो तो ये क्वेश्चन, इसको मैं लेके हाथों सॉल्व कर दूं, लेकिन जनरली हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं मास में और रेडियस में। अब यहां पर कहीं पर रेडियस तो दी ही नहीं, यानी कि डिस्टेंस तो कहीं पर है ही नहीं, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हम क्या करते हैं, इस रो को रिप्लेस करते हैं। अब ये रो एक्चुअल में पूरे हमारा जो स्फीयर है उसकी डेंसिटी को शो करता है, तो पूरे स्फीयर की डेंसिटी को शो करेगा, तो वो होगा मास अपॉन वॉल्यूम। तो पूरे स्फीयर का मास तो कैपिटल एम ही होगा, ठीक है, और पूरे स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर कैपिटल क्यूब, नॉट क्यूब, कैपिटल क्यूब, एक आर यहां बचेगा, सॉरी, कैपिटल क्यूब। ठीक है सर, कैपिटल क्यूब क्यों लिया, आप तो सिर्फ इतनी मास पे बात कर रहे हो। एक्चुअल में हम जो ये कह रहे हैं, हमने यहाँ पर एक छोटा सा मास कंसिडर किया, उस मास पे हमने बात की कि उस मास पे कितनी ग्रेविटेशनल फील्ड लगेगी, फिर उस मास को हमने रिप्लेस करते चले गए, और रिप्लेस चले गए तो हम रिप्लेस करते चले गए तो हमारे पास एक टोटल मास की क्वांटिटी यहां पर आ गई। ठीक है, चलो मैं इसको थोड़ा सा हटा रहा हूं। अब मैं यहां पर इनसाइड की बात करूं तो अगर आप देखो तो मैं इसकी जगह वैल्यू रख सकता हूं जी एम अपॉन 4/3 पाई आर अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसल, हमारे पास आंसर है जी एम आर अपॉन आर क्यूब। ये मेरा किसी भी सॉलिड स्फीयर के इनसाइड पे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालने का तरीका है। सो आई होप सो आपको ये दोनों चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और कोई भी डाउट हो, कोई छोटा मोटा डाउट अगर आ गया हो तो मुझे जरूर बता सकते हो आप। ठीक है, ये एक ज्यादा डाउटफुल नहीं है, सिर्फ डेंसिटी आपको याद रखनी, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होती है, और हमने चीजों को कैसे चेंज किया वो बस। ओके, तो चलो अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस मेरे पास बहुत सारे हैं, ठीक है, जैसा कि हम हर बार करते हैं, हम क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर डिस्प्ले होता हुआ दिख जाएगा, सो प्लीज उस क्वेश्चन को देखते रहिए और नोट करते रहिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, the mass of the moon is 1% of the mass of the earth. The ratio of earth's gravitational pull on the moon
एंड मून्स ग्रेविटेशनल पुल। ओके, ये कह रहा है कि बताओ भाई कि भी जो अगर ऐसा हो, अगर क्या हो, रिड्यूस नहीं हो रहा, ओके, अगर ऐसा हो कि मून का जो मास है वो 1% रिड्यूस हो गया अर्थ के मास का। सुनिएगा जरा से, मून का जो मास है वो 1% रिड्यूस हो गया अर्थ के मास का, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फील्ड लग रही है उसका रेशियो क्या होगा? बहुत आसान है, समझेगा इसको। ये क्या कहना चाह रहा है, ये हमारा मून है, ये हमारा अर्थ है, ये इसको अपनी तरफ खींचना चाह रहा है ऐसे, और ये इसको अपनी तरफ खींचना चाह रहा है ऐसे। अब यहां पर सॉल्व ही नहीं करना क्वेश्चन को, बिल्कुल सॉल्व नहीं करना। क्यों नहीं करना सॉल्व क्वेश्चन को, जरा समझिए इस चीज को। यहां पर सारा मैटर हो रहा है कि भाई अगर मून इसके ऊपर फोर्स लगाता है तो उतना ही सेम अमाउंट में अर्थ मून पे फोर्स लगाएगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ कि भाई एवरी फोर्स हैज एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। अपोजिट फोर्स होती है, ठीक है, मतलब होता तो सॉरी जो थर्ड लॉ होता है वो तो ये होता है कि एवरी एक्शन हैज इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लेकिन मैंने एक बात और भी बताई थी कि जो हमारा थर्ड लॉ होता है वो ये बताता है कि हर फोर्स के उल्टे एक दूसरी फोर्स भी लगती है जो कि बिल्कुल सेम होती है। तो इसका मतलब जितना मून लगाएगा उतना अर्थ भी लगाएगा, सेम बात है। अगर मान लेते हैं मून फोर्स लगा रहा है Gmm/r² और अर्थ फोर्स लगा रहा है Gmm/r², क्योंकि दोनों सेम ही फोर्स लगा रहे हैं। सो नाउ द Fm/Fe it will be Gm/r² and both are cut and now the given answer is 1:1। ये बहुत सिंपल आंसर था। बस इस क्वेश्चन को जब मैं भी टेक कर रहा था तब मुझे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हुई थी, फिर मैंने जब इस पे गौर किया तब मुझे समझ में आया कि ये एक्चुअल में बताना चाह रहा है कि फोर्सेस वर्क कैसे करती है। फर्स्ट लॉ ने, सॉरी न्यूटन ने ही ग्रेविटी के बारे में बताया था, तो ग्रेविटी की वर्क कैसे कर रही है वो हमको न्यूटन के थर्ड लॉ से बिल्कुल एग्जैक्ट समझ में आता है, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारा टेक हुआ। चलो सेकंड क्वेश्चन, two spheres of mass m and m are kept in the air and the gravitational force between them is F. The region around these masses is filled with a liquid. Specified gravity is 3. The gravitational force will be. ये कह रहा है कि हमारे पास में क्या हुआ, दो मास है, एक और दो, और ये इनके आसपास बहुत सारा क्या है, लिक्विड भरा पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 2, बहुत सारा लिक्विड भरा पड़ा है। ये हमारा स्मॉल मास और ये हमारा कैपिटल मास है। तो और ये हमसे कह रहा है यहां पर जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है लिक्विड की, यानी कि लिक्विड की जो डेंसिटी दी गई है वो ρ3 दी गई है। तो अब आपको सिर्फ इतना बताना है, क्या बताना है, द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी, ओके। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी होगी, देखो समझना इस चीज को क्या कहना चाह रहा है। हम और आप दोनों जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स होती है F = Gmm/r²। ये दोनों मासेस किसी लिक्विड के अंदर है, किसी लिक्विड के अंदर है, ठीक है। तो इन दोनों की डिस्टेंस मान लेते हैं r है, तो इन दोनों पे फोर्स यही लगेगी, फोर्स में कोई चेंज नहीं आएगा। सर क्यों, ये तो लिक्विड में, तो क्या चेंज आना चाहिए, नहीं। याद रखिएगा ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा दो ऑब्जेक्ट के मासेस पर डिपेंड करती है, ना कि उसके आसपास के एनवायरनमेंट पर। चाहे वो वैक्यूम हो, चाहे वो डेंसर मीडियम हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमेशा ग्रेविटी डिपेंड करेगी सिर्फ दो मासेस पर। आपको चेक करना है कि दो मास है या नहीं और उन दोनों मासेस के बीच में डिस्टेंस कितनी है, बस इतना काफी है फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए। लिक्विड से कोई फर्क नहीं पड़ता, एयर से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रखिएगा। इसलिए यहां पर इन दोनों के बीच में फोर्स कितनी होगी, F = Gmm/r²। समझ आया आपको, ओके। नाउ द थर्ड क्वेश्चन। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड को। हमारा जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो ये कहता है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द अर्थ एंड द मून इज d,
अगर ये मान लेता हूं मैं अर्थ है, ये मेरा मून है, इन दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा कैपिटल डी। चलो, द मास ऑफ द अर्थ इज 81 टाइम्स द मास ऑफ द मून। तो जो अर्थ का मास है वो 81 टाइम है मास के मास से। ठीक है, चलो साहब, the at what distance from the center of the earth will the value of the gravitational field is 0। अर्थ से किस डिस्टेंस पर, अर्थ से किस डिस्टेंस पर ग्रेविटेशनल फील्ड 0 हो जाएगी, वो पॉइंट निकालना है। आराम से निकाल सकते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट where gravitational field is 0। चलो भाई आराम से देखते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले मैं निकालता हूं अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो मैं लिख रहा हूं ई इक्वल टू जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा सॉरी, मैं मानता हूं कि वो जो पॉइंट है वो अर्थ से एक्स डिस्टेंस दूरी पर है, वो पॉइंट अर्थ से एक्स डिस्टेंस दूरी पर है। ठीक है, तो पहले हम अर्थ के लिए निकाल रहे हैं, तो अर्थ के लिए हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी ग्रेविटेशन फील्ड लिखेगी ई इक्वल टू जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर। चलो साहब ओके। वहीं पर अगर मैं मून के लिए निकालना चाहूं तो मून के लिए हो जाएगा जी एम अपॉन डी माइनस एक्स स्क्वायर। आपको समझ आया, हम बात कर रहे हैं उस पॉइंट की जहां पर हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड 0 हो जाए। तो हमने माना कि भी वो ग्रेविटेशन वो पॉइंट कहीं एक्स डिस्टेंस पे दूरी पे होगा, तो अर्थ से तो वो एक्स दूरी पर हो गया, तो मून से कितना हो जाएगा डी माइनस एक्स। ये तो आसान सी बात है। चलो, अब आप और मैं दोनों जानते हैं कि हम उस पॉइंट पे बात कर रहे हैं जहां पर दोनों की ग्रेविटेशनल फील्ड 0 हो जाएगी, यानी कि दोनों की ग्रेविटेशनल फील्ड इक्वल हो जाएगी। सो नाउ लुक एट द वन थिंग, the GME upon x square equals to GMM upon d minus x square. So now put the value of ME on this. 81 mm upon x square equals to GMM upon d minus x square. So now cancel the value of these, and now the answer is 81 upon x square 1 upon d minus x square. अब अगर यहां पर मैं स्क्वायर रूट लू बोथ साइड, तो मेरे पास आएगा 9 बाई एक्स इक्वल टू 1 अपॉन डी माइनस एक्स। इसको इधर मल्टीप्लाई करूं, उसको उधर करूं, तो मेरे पास यहां पर आएगा 9d माइनस 9x इक्वल टू 9 इक्वल टू एक्स। उसको उधर भेजा तो 9d इक्वल टू हो जाएगा 10x, और हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 9d बाय 10। यानी कि जो हमारा वो पॉइंट होगा वो 9d बाय 10 पे होगा। तो याद रखिएगा वो पॉइंट जहां पर हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड 0 हो जाएगी वो पॉइंट कहां पर है 9d बाई 10 पर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। अब नाउ एक और क्वेश्चन करते हैं हम, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं मेरे पास इससे रिलेटेड। चलो अगला क्वेश्चन है मेरा, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस सिचुएटेड एट द डिस्टेंस ऑफ d is 6 न्यूटन। ओके, दो हमारे पास मास है, एक मान लेते हैं कैपिटल मास, एक स्मॉल m ले लेते हैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस d है, और इन दोनों पे जो फील्ड फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, वो लग रहा है 6 न्यूटन। ओके, इफ दीज मासेस आर टेकन टू द मून एंड केप्ट एट द सेम डिस्टेंस देन द फोर्स बिटवीन देम विल बी। ये कह रहा है कि अगर ये दो मासेस मान लेते हैं अभी इस कमरे में पड़े, तो इन दोनों पे फोर्स लग रहा है 6 न्यूटन, और ये डिस्टेंस क्या है d। अब ये कह रहा है कि इसी डिस्टेंस पे इन दोनों मासेस को अगर मैं मून पर जाकर रख दूं तो इन दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा वो बता दो। आंसर बड़ा सिंपल है, आंसर आएगा 6 न्यूटन, क्योंकि मैंने अभी बोला मीडियम से कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर मासेस वही है और उन दोनों की डिस्टेंस सेम है जो अर्थ पे थी, तो चाहे ये कहीं पर भी हो, इन दोनों के अंदर फोर्सेस हमेशा सेम ही लगेगी। ये बात अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया, क्वेश्चन काफी अच्छा है। ठीक है okay, so now another question, gravity on the moon is 1/6 of the gravity of the earth,
व्हेन अ हाइड्रोजन फील्ड बलून इज रिलीज्ड ऑन द मून टेकन। तो हमारे पास ये 4 केसेस दिए गए हैं, मैं यहाँ पर केसेस डिस्प्ले करवा देता हूं। rise with acceleration less than g/6 second, it will rise with acceleration g/6, it will fall with acceleration less than 5g/6। और अगला हमारे पास ऑप्शन है it will fall with acceleration g/6। ये बोल रहा है कि भाई मून पर जो एक्सेलरेशन है ना, मून पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो अर्थ का 1/6 है, ये इसने बोला है। तो एक बात बताओ जरा ढंग से, मून पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो अर्थ का 1/6 है, तो इसने बोला है कि अगर एक हाइड्रोजन फील्ड बलून को हम मून पे जाके रख दे तो उस बलून के साथ क्या होगा? क्या वो बलून ऊपर जाएगा या फिर वो बलून नीचे आएगा? 2 केसेस तो ये होंगे। फिर उसके अंदर अलग अलग बोल देंगे क्या उसकी जो ग्रेविटेशन है वो g/6 से, अगर पहला होगा राइज विद एक्सेलरेशन लेस देन g/6, अगर वो ऊपर जाएगा तो क्या उसका एक्सेलरेशन g/6 से कम होगा? इट विल राइज विद एक्सेलरेशन g/6 या फिर सिर्फ g/6 होगा। इट विल फॉल विद एक्सेलरेशन लेस देन 5g/6, क्या इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो 5g/6 होगा अगर ये नीचे गिरेगा तो? इट विल फॉल विद एक्सेलरेशन g/6, क्या वो g/6 से नीचे गिरेगा? ये 4 ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं और क्वेश्चन ने हमको स्पेसिफिकली बताया है कि भाई इसको कैसे सॉल्व करना है। अब इसको जरा दिमाग लगाते हैं, इसमें कोई मैथमेटिक्स नहीं लगेगी, इसमें सिंपल सा लॉजिक लगता है। क्या लॉजिक लगता है जरा वो देखिए। हमारा लॉजिक ये कहता है कि भाई अर्थ पर तो ग्रेविटेशनल फील्ड है, साथ ही साथ एक बियॉन्से फोर्सेस भी है जिसको हम अप थ्रस्ट बोलते हैं, वो फोर्स ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। ठीक है भाई, सही बात है, बहुत सही बोला हमने। तो बलून क्या करता है, जब हम बलून को फ्लो करते हैं ना, बलून जो हमारा होता है, ठीक है, वो ग्रेविटी की वजह से नीचे आना चाहिए। अब उसमें देखो हीलियम गैस नहीं भरी है बलून में, सिंपल से बलून की बात हो रही है। तो सिंपल से बलून की क्या आदत होती है कि उसको जब आप ऐसे नीचे डालते हो ना, उसको छोड़ते हो तो वो नीचे जाता है, प्लस उस पर वापस एक बाउंस फोर्स लगती है जो उसको ऊपर की तरफ फेंकती है। अब क्योंकि मून पर तो ग्रेविटी नहीं होती, मून की ग्रेविटी होती है लेकिन उतनी स्ट्रांग नहीं होती है, यानी कि वहां पर कोई बियॉन्से फोर्स तो होगी नहीं। अब बियॉन्से फोर्स नहीं होगी तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा जरा समझिएगा। उस कंडीशन में यह होगा कि हमारा जो बलून है वो नीचे ही गिरेगा। ठीक है, हमारा जो बलून है वो नीचे गिरेगा या ऊपर जाएगा, इन दोनों में से कोई एक केस होगा। ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप ही मुझे कमेंट में बताओगे कि क्या हमारा बलून ऊपर जाएगा या हमारा बलून नीचे आएगा। मैं ये 2 कहता हूं, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। मैं आपको ये छोड़ के जा रहा हूं कि इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, या 1 या 4। तो मुझे सिर्फ इतना बताओ कि इन दोनों में से क्या ऑप्शन होगा, ये कमेंट के अंदर आपको मुझे बताना है कि हमारा बलून ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, ये आप मुझे कमेंट में डिटेल में बताओगे। ओके, चलो, और अगर आप नहीं बता सकते तो अगली वीडियो के अंदर मैं बता दूंगा। चलो, मैंने इतना सब कुछ हिंट दे दिया आपको, बियॉन्से फोर्स वगैरह सब चीजों के हिंट दे दिए। अब फिर भी अगर आपको लगता है कि मैंने कम बताया तो आप खुद ढूंढ के लाए और मुझे जरूर इसके बारे में बताएं कमेंट के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके बिल्कुल आपको मेंशन करके मैं बताऊंगा कि इस लड़के ने या इस लड़की ने एकदम सही आंसर दिया है। ओके, चलो, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन को, ताकि हमारा थोड़ा वीडियो थोड़ी लंबी ना हो जाए। क्वेश्चन है, इफ द मास इज केप्ट कांस्टेंट and the earth radius is reduced by 1%, the acceleration due to gravity। चलो, अब हो क्या रहा है कि अगर मास को हम कांस्टेंट रख दे, मास को क्या रख दे, एकदम कांस्टेंट रख दे, लेकिन जो रेडियस है उसको हम 1% से क्या कर ले, रिड्यूस कर ले। कि मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये अर्थ के बारे में बोल रहा है, हाँ ये अर्थ है,
तो अर्थ का मास चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ उसकी रेडियस 1% रिड्यूस हो रही है। तो मान लेते हैं पहले अर्थ की रेडियस थी r, तो अब अगर वो रिड्यूस हो रही है तो उसको मैं r डैश मान लेता हूं। अब अर्थ की टोटल रेडियस r थी, उसमें से 1% रिड्यूस हो रही है, यानी कि 1% रेडियस हो जाएगी 1/100। तो उसको अगर मैं चेंज करूंगा तो वो आएगा 99/100r। इसको अगर मैं चेंज करता हूं तो 099r होता है। बिल्कुल सही। तो आप ग्रेविटेशनल फील्ड निकालते हैं, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो कि हमारा फॉर्मूला था gm/r डैश स्क्वायर, r डैश स्क्वायर आएगा क्योंकि हमारे पास न्यू रेडियस है। तो gm अपॉन r डैश की जगह अगर मैं वैल्यू रखूं 0.99 का स्क्वायर और ये r स्क्वायर। अब मजे की बात क्या है कि ये gm/r स्क्वायर तुम ये नया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आएगा, इसको g डैश माने। अब मजे की बात ये कि मेरा जो g डैश है वो मेरे g/0.99 स्क्वायर के क्या है बराबर है, क्योंकि ये जो मेरा पार्ट है ये तो अर्थ की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, जो हमारा जनरल फॉर्मूला होता है g = gm/r स्क्वायर, ये तो उसके बराबर है। तो मैंने इसको पुट किया। अगर अब मैं इसको काटूं तो मेरे पास आंसर आएगा 1.02 g। ओके ठीक है भाई, मेरे पास ये आंसर आएगा। तो ये मेरे पास g डैश आया, लेकिन मुझे तो पूछा है न्यू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसका मतलब इस g को कहीं ना कहीं से हटाना पड़ेगा। तो जो मेरा नया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आएगा वो कितना होगा वो बताते हैं। तो उसके लिए मैं रिड्यूस करूंगा g/g डैश इंटू g इंटू 100 को, क्योंकि मेरा शुरुआती जो क्वेश्चन था वो परसेंटेज के अंदर था, इसलिए जो मेरा ग्रेविटेशनल फील्ड जो बढ़ेगा, ओके या सॉरी घटेगा, मेरा ग्रेविटेशनल फील्ड बढ़ेगा या घटेगा ये कैसे पता चलेगा, वो उसको मैं परसेंटेज में ही कैलकुलेट करूंगा, टोटल नंबर, और ये हम भी जानते हैं इसको डेल जी पढ़ते हैं। तो जी डैश अगर मेरा 1.02 जी है और ये जी है और ये नीचे जी है इनटू मेरा 100 है, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो आएगा 2%, और एक्चुअल में ये 2% मेरा ग्रेविटेशनल फील्ड घट जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड घट जाएगा, याद रखिएगा। ओके ग्रेविटेशनल फील्ड मेरा 2% से क्या होगा, घट जाएगा। क्यों घटेगा, ठीक है वो याद रखिए। 2% से मेरा घटेगा, सॉरी घटेगा ही, बढ़ेगा नहीं, घटेगा, ये फिक्स है कि घटेगा, बढ़ेगा नहीं। ओके तो मेरा जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो 2% से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर आप मास जो होता है उसकी रेडियस को आप कम कर देते हो, लेकिन मास कांस्टेंट रहता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि मास तो चेंज नहीं हो रहा लेकिन रेडियस चेंज हो रही है। अब अगर आपने रेडियस को रिड्यूस किया तो आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस चीज को याद रखिएगा। और हाँ, अगर मैं गलत हूं, यानी कि जो मैं बता रहा हूं वो गलत है कि भाई 2% घटेगा नहीं, आपको लगता है कि 2% बढ़ेगा, तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूं, हो सकता है मुझसे कुछ गलतियां हो जाए, तो प्लीज आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं इसके बारे में कि सर 2% घटेगा नहीं 2% बढ़ेगा। देन आई विल बी मेंशन एंड आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने मेरी गलती को सही किया। ओके तो अगर मुझसे गलती हो जाए तो आप जरूर बताइएगा, नहीं तो मैं जितना जानता हूं, जितना मैंने पढ़ा है इसके बारे में नॉलेज ली है कि हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड रिड्यूस हो जाएगा, 2% क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम वेरिएशन ऑफ जी के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय वीडियो, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज कमेंट एंड सब्सक्राइब।